हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और आज से हम यहां पे शुरू कर दिए हैं भैया बायोलॉजी क्लासेस। शुरू हो जाओ यार, शुरू हो जाओ। और नए चैनल पे शिवम सर बायोलॉजी हिंदी पे डेली हेडिंग में पढ़ाऊंगा जब तक आपकी बायोलॉजी का पेपर नहीं हो जाता। उस पर भी शुरू हो जाओ। बहुत धमाकेदार अब वीडियो चलने वाली है। और अब हमारे साथ आपको क्या करना है, तैयारी करना है। परीक्षा की तैयारी करना, लग जाओ, ठीक है ना। और हम लोग फोड़ेंगे यहाँ पे 15 महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो कि आपके पेपर में भाई साहब छपेगा। ये आपके पेपर में क्या है सर, छपने वाला एकदम पेपर में है। और इसे आप तैयार कर लीजिएगा। इसे आप क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। पेपर में आएगा तो यही आपको पूरा का पूरा सर छापना है। यही आपको पूरा पूरा छापना है। और ये जो 15 महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं, ये आपको देखिए कहाँ कहाँ से मैंने लिया है। जनन से लिया है, अनुवांशिकी और विकास से लिया है, जीव विज्ञान और मानव कल्याण से लिया है, जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग से लिया है, पारिस्थितिक और पर्यावरण से लिया है। अनुवांशिकी और विकास से यह 18 नंबर का आता है पेपर में प्रश्न। जीव विज्ञान और मानव कल्याण से आपका 14 नंबर का आता है। जनन से आपका 14 अंकों का आएगा पेपर में। और यहाँ पे बात करेंगे हम जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग से 14 नंबर का सर आएगा। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से सर ये आपका 14 नंबर का। टोटल आपका 70 नंबर का क्या रहेगा, आपका पेपर रहेगा। यहाँ पे मैंने सर एक चीज कैलकुलेट कर दिया कहाँ से आने वाले हैं। और मैंने हर एक चैप्टर से जो भी टिप्पणी वाले प्रश्न बन सकते हैं, सारे प्रश्नों को इसमें ऐड किया। इंपॉर्टेंट है, आप रट के जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न आपका रहेगा, अनिषेक फलन के बारे में आप टिप्पणी कीजिए। अनिषेक फलन के बारे में आप टिप्पणी कीजिए, इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये सब आपके 3 अंकों का पूछा जाता है। कितने नंबर का सर, 3 अंकों का आपके पेपर में पूछा जाता है। अगर ये 3 नंबर का पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट है ना, तभी तो पूछा जा रहा है। अनिषेक फलन होता क्या है, किसे कहते हैं अनिषेक फलन, ध्यान देना। बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। बिना निषेचन ही फल बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन सर बोलते हैं। फल बीज रहित बनते हैं इसमें। मतलब समझिएगा, इसमें बिना निषेचन के द्वारा ही फल का निर्माण होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन बोलते हैं। मतलब कि बिना निषेचन ही, यानी कि ना तो इसमें कोई भी नर युग्मक बने मिलेगा और न ही इसमें मादा युग्मक। मादा युग्मक, युग्मक दोनों नहीं मिलेंगे। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, निषेचन के, वो कहते हैं, क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, अनिषेक फलन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। इसमें जो फल रहते हैं बीज रहित, मतलब कि इन फलों में बीज सर नहीं पाया जाता। क्या, बीज नहीं पाया जाता। जैसे सर केला, अंगूर, अनन्नास इत्यादि जितने भी होते हैं, यह सभी सभी अनिषेक फल के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। ये सब क्या होते हैं सर, अनिषेक फल के क्या होते हैं सर, उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं सर, अनिषेक फल के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। जैसे केला, अंगूर, अनन्नास। पेपर में आएगा, ध्यान देना। आगे क्या लिखेंगे, यह प्राकृतिक एवं कृत्रिम होता है। यह प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो प्राकृतिक है वही नहीं, कृत्रिम भी हम लोग कर सकते हैं। ऑक्सीन्स, ऑक्सीन्स जैसे आईआईए, आईबीए, एनएए आदि के प्रयोग से कृत्रिम अनिषेक फलन करवाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर कृत्रिम अनिषेक फलन कैसे कराया जाता है, तो आप सीधा बोलेंगे कि ऑक्सीन्स जैसे आईआईए, आईबीए, एनएए आदि के प्रयोग से हम लोग कृत्रिम अनिषेक फलन करवा सकते हैं, ठीक है ना। पेपर में आएगा, ध्यान देना। पेपर में आएगा, आप ध्यान देना। अगला यहाँ पे है आपका बहुभ्रूणता। क्या सर, बहुभ्रूणता। सर बहुभ्रूणता क्या होता है, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, इसे हम सर बहुभ्रूणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, बहुभ्रूणता बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कि सीधा बोलिएगा, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो उसे बहुभ्रूणता बोलते हैं। भ्रूण का मतलब होता है बीज, बीज। जैसे कि अगर कोई माँ है वो प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट तब होगी ना जब उसके पेट में कोई ना कोई भ्रूण बनेगा, बच्चा बनेगा। वही क्या होता है भैया, भ्रूण होता है। और इसी क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता बोलते हैं। यह सर दो प्रकार की होती है। पहली कूट बहुभ्रूणता होती है, दूसरी सत्य बहुभ्रूणता होती है। पहली सर कूट बहुभ्रूणता होती है, दूसरी सर सत्य बहुभ्रूणता होती है। सर कूट बहुभ्रूणता क्या होती है, एक बीजांड में दो या दो से अधिक भ्रूण कोष होते हैं, तो उसे हम लोग कूट बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे कि आपका सीड्स,
और सत्य बहुभ्रूणता, जब एक भ्रूण कोश में एक से अधिक भ्रूण क्या होता है, विकसित होता है, तो उसे हम लोग सत्य बहुभ्रूणता बोलते हैं। जैसे कि एरिस्टोलोकिया जो होता है, यह सत्य बहुभ्रूणता क्या होता है सर, उदाहरण होता है। इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आवर्त बीजियों में मादा इम्कोद्भिद का विकास पर टिप्पणी कीजिए। कि जो आवृत बीजी होते हैं इसमें मादा इम्कोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है। तो इसमें सर क्या लिखेंगे, बीजांडकाय के अंदर परिपक्व अवस्था में एक थैले जैसी संरचना होती है, इसे भ्रूण कोश कहते हैं। यानी जो बीजांडकाय होता है इसके अंदर परिपक्व, कैसा सर जी, परिपक्व अवस्था में एक थैले जैसी क्या होती है सर, संरचना होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, भ्रूण कोश कहते हैं। यह मादा इम्कोद्भिद है और एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। इसी को क्या बोलते हैं सर जी, मादा इम्कोद्भिद बोलते हैं। और यह सर जी गुरु बीजाणु से क्या होता है, बना होता है। भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर वाले सिरे पर 3 कोशिकाएं होती हैं और तीनों कोशिकाओं के इस समूह को अंड उपकरण कहा जाता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, अंड उपकरण कहते हैं। इनमें एक कोशिका जो प्रायः मध्य में स्थित होती है, बड़ी क्या होती है, स्पष्ट होती है, और यह अंडाणु या अंड कोशिका कहलाती है। शेष दोनों कोशिकाओं को हम लोग सहायक कोशिकाएं कहते हैं। और विपरीत सिरे पर भ्रूण कोश 3 कोशिकाएं होती हैं और ये प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहलाती हैं। 2 केंद्रक भ्रूण कोश के केंद्र में अर्धयुक्त अवस्था में रहते हैं और इन केंद्रकों को अलग अलग ध्रुवीय केंद्रक और सम्मिलित रूप में द्वितीय केंद्रक कहते हैं। भ्रूण कोश के अंदर कोई भी कोशिका भित्ति युक्त नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। अगला यहाँ पे आपका प्रश्न जो बनेगा, लिंग निर्धारण सर, सॉरी, लिंग प्रभावित लक्षण क्या है यहाँ पे आपका प्रश्न, लिंग प्रभावित सर लक्षण क्या है, इस पर टिप्पणी करने के लिए पेपर में देगा। तो क्या लिखेंगे इसमें हम, मनुष्य में होते हैं, क्या होते हैं, जिनके जिन्स तो ऑटोसोम्स पर होते हैं, परंतु इनका विकास व्यक्ति के कुछ ऐसे लक्षण भी लिंग से प्रभावित होता है, अर्थात पुरुष और स्त्री में जिन्स प्रारूप समान होते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लक्षण प्रारूप बोला जाता है, जो कि भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य में जो गंजापन होता है यह बहुत ज्यादा पाया जाता है। यह विकिरण यानी जो लिंग प्रभावित लक्षण होता है थायराइड ग्रंथि की अनियमित कोशिकाओं के कारण हो सकता है, अथवा अनुवांशिकी भी हो सकता है, मतलब माता पिता से भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, लिंग सीमित लक्षण क्या होता है। लिंग सीमित लक्षण पर टिप्पणी करने के लिए पेपर में देगा। इसमें क्या लिखेंगे, कुछ ऑटोसोम्स पर ऐसे अनुवांशिक लक्षणों के जिन्स भी होते हैं जिनकी वंशागति सामान्य मेंडलियन नियमों के अनुसार होता है, किंतु इनका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी केवल एक ही लिंग के सदस्यों में होता है। जैसे गाय, भैंस आदि में दूध का श्रावण, और भेड़ों की कुछ जातियों में केवल नर में सींगों का विकास होता है, और मनुष्य में दाढ़ी का आदि लक्षण ऐसे होते हैं, और इसको हम लिंग सीमित लक्षण कहते हैं। बात समझ आ रहा है ना। अगला टिप्पणी करने के लिए प्रश्न देगा, नव डार्विनवाद क्या है। नव डार्विनवाद क्या होता है, किसे कहते हैं नव डार्विनवाद, किसे कहते हैं। तो नव डार्विनवाद सन 1930 में तथा 1945 के मध्य आधुनिक खोजों के आधार पर डार्विनवाद में कुछ परिवर्तन सम्मिलित किए गए तथा प्रकृति चयन वाद को पुनः मान्यता प्राप्त करवाने वालों में बीजमान, हैंडेल, हक्सले, गोल्ड स्मिथ तथा डॉबजेंस्की आदि हैं। नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति निम्नलिखित पदों के आधार पर होती है, जैसे विभिन्नता के आधार पर, उत्परिवर्तन के आधार पर, प्रकृति चयन के आधार पर, और लैंगिक पृथक्करण के आधार पर। अब यहाँ पे विभिन्नताएं के आधार पर कैसे होता है, तो ऐसी विभिन्नताएं जो लाभदायक हो तथा जिनकी वंशागति हो, जैव विकास में सहायक होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विभिन्नताओं के अंतर्गत यह आता है। ठीक है ना। उसका है उत्परिवर्तन, तो जिन्स के स्तर पर होने वाले आकस्मिक परिवर्तन जो प्रायः अनुवांशिक होते हैं। और तीसरा आपका है प्राकृतिक चयन, तो बदलती हुई परिस्थितियों में जिन जीवों में लाभदायक विभिन्नताएं एवं उत्परिवर्तन हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे चौथा वाला लैंगिक पृथक्करण, तो क्रियात्मक एवं भौगोलिक कारकों जैसे मरुस्थल, पर्वत, समुद्र एवं नदियों आदि के प्रभाव में प्रायः जीवों के अंतराजनन में बाधा
पहुंचाती है। सातवां आपका है यहाँ पे प्रतिरक्षी अणु। इस पर टिप्पणी करने के लिए पेपर में देगा तो आप क्या लिखेंगे सर? इंपॉर्टेंट है, 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं, तैयार कर लेना। बाद में मत बोलना कि गुरुजी हमारे पेपरवा में ये सब आया ही नहीं। ये सब पेपर में आएंगे तो आपको क्या करना है, जाकर भाई साहब छाप देना है। क्या करना है सर? छाप देना है, ठीक है ना। तो प्रतिरक्षी विशिष्ट प्रोटीन होते हैं जो प्रतिजनों के प्रति अनुक्रिया करके उन्हें क्या करते हैं, नष्ट करने में बहुत ही सहायक होती हैं। एक प्रतिरक्षी का संरचनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यह 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसमें 2 श्रृंखलाएं हल्की और 2 कैसी होती सर? भारी होती हैं। सभी श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंधों द्वारा आपस में जुड़ी होती है तथा वाई समान क्या होता है सर? ये प्रतीत होती है। और प्रतिरक्षी के शीर्ष भाग को प्रतिजन अनुबंधन खंड भी हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अगला आपका है विसंक्रमण क्या होता है। टिप्पणी करने के लिए देगा तो बस यही आपको लिखना है, रट लेना है। क्या करेंगे? विसंक्रमण किसे कहते हैं? किसी स्थान या वस्तु से जीवाणुओं को पूर्ण रूप से समाप्त करना क्या कहलाता है? विसंक्रमण कहलाता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर, शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, यंत्रों आदि को विसंक्रमित करने के लिए उष्मा यानी कि उच्च दाब, रसायन तथा छानने की विधियों में लाए जाने वाली है। शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों एवं उपकरणों को ऑटोक्लेव में 110 से 120 डिग्री सेल्सियस तथा 15 पाउंड दाब पर 15 मिनट रखकर इनका विसंक्रमण किया जाता है। तो विसंक्रमण का मतलब होता है कि किसी स्थान या वस्तु से जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करना। मान लीजिए आपने चाकू का प्रयोग किया हाथ को काटने के लिए। अरे मान लीजिए गुरुजी, काटना मतलब क्या? अरे वो लगाना यार, क्या बोलते हैं उसको? कीड़ा लगाना। अब वो संक्रमित हो गया, अब उसको पुनः कैसे यूज में लाएंगे? जब तक उसको हम गर्म पानी में डाल के धुलेंगे नहीं तब तक उसका पुनः यूज नहीं कर सकते। उसे क्या कहते हैं हम लोग? विसंक्रमण कहते हैं सर। अगला प्रश्न है हाथी पांव पर टिप्पणी करने के लिए आएगा, बस इतने लिख देना। रोग वाउचेरिया ब्रैकॉफ्टी नामक कृमि होता है किसमें? हाथी पांव के द्वारा। हाथी पांव में रोग वाउचेरिया ब्रैकॉफ्टी नामक कृमि के द्वारा होता है। कौन सा रोग? हाथी पांव। मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने पर हाथी पांव रोग होता है। लसिका तंत्र, पैरों में जलनांगों में सूजन, विशेषकर निचले उदर भाग का बढ़ना इत्यादि जो होता है सर जी हाथी पांव का लक्षण होता है। अब इसको मैं आपको समझा देता हूं। जो हाथी पांव होता है यह हाथी पांव रोग वाउचेरिया ब्रैकाफ्टी नामक कृमि के द्वारा होता है। जब व्यक्ति को क्यूलेक्स मादा क्यूलेक्स मच्छर काटती है तो वाउचेरिया ब्रैकाफ्टी नामक कृमि उस मनुष्य के पैर में चला जाता है, जिससे उसको हाथी पांव हो जाता है। और जो लसिका तंत्र होता है अर्थात पैरों में जननांगों की सूजन, विशेषकर निचले उदरे भाग का बढ़ना इत्यादि इसके क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। अगला है आपका टीकाकरण। ये टीकाकरण पर आपको टिप्पणी करने के लिए पेपर में आएगा, तो कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे टीकाकरण क्या होता है तो इसमें लिखेंगे वैक्सीन अथवा टीका प्रायः कोशिका निलंबन होता है अथवा यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित तथा उत्पाद होता है जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है और वास्तव में वैक्सीन प्रतिजनों का तैयार घोल है जो इंजेक्शन द्वारा हमें क्या होता है? शरीर में प्रवेश कराया जाता है और विशिष्ट प्रतिरक्षों के निर्माण को क्या करता है? प्रेरित करके शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। यह क्रिया टीकाकरण कहलाता है। इससे पहले 1798 में एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की तकनीकी में गौसी तला विषाणु को चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया था और एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का क्या माना जाता है? जनक भी माना जाता है। अगला आपका है एस्केरियसिस। एस्केरियसिस पर टिप्पणी कीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? एस्केरिस लंबी कैंडिस, दूषित भोजन, कच्ची सब्जियां, गंदा पानी, कम स्वच्छता के मतलब कि कम स्वच्छता के कारण होने वाला क्या सर? यह रोग है। पतले, दस्त, न्यूमोनिया, उदरसूल, ब्राकाइटिस, एनेमिया, कभी कभी अच्छा और अनिद्रा, ज्वर, उंडुक पुच्छ, शोध वमन आदि विकार उत्पन्न होते हैं और शरीर में प्रोटीन की कमी होने से शरीर की वृद्धि क्या हो जाती है सर? रुक जाती है।
अगला आपका है जैविक खाद या जैव उर्वरक क्या होता है। इस पर टिप्पणी करने के लिए पेपर में आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग भूमि की उर्वरता को नष्ट करने लगता है और पुराने समय में गोबर आदि की खाद इस्तेमाल की जाती थी। अतः जानकारी के बाद अब इसके स्थान पर किसान और वैज्ञानिक जैव उर्वरकों को महत्व देने लगे हैं। कई प्रकार के जैव उर्वरकों को भिन्न प्रकार से उपलब्ध कराया जाता है, जैसे लेग्यूम कुल के फसलों फसलों जैसे बरसीम, सनई आदि का खेत में उगाकर हरी अवस्था में ही खेत में क्या कर दिया जाता है, जोत दिया जाता है। इससे हरी घास कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, हरी खाद कहते हैं, सॉरी खाद कहते हैं। इससे मृदा की आवश्यकता पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं, किससे, लेग्यूम कुल वाले से। और कंपोस्ट खाद में जैसे पशुओं का गोबर, भूसा, फसल के अवशेष, घरेलू कार्बनिक अपशिष्ट आदि सूक्ष्म जीवों की सहायता से सड़ाए जाते हैं और ये काले भूले अधिक भुरभुरे पदार्थ के रूप में बदलकर ह्यूमस बनाते हैं और इनका उपयोग हम लोग खेतों में सर करते हैं। अगला है प्रतिजैविक क्या है। इस पर टिप्पणी करने के लिए देगा तो क्या लिखेंगे, वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवियों में या सूक्ष्म जीवी में उपापचय के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं तथा अन्य दूसरे दूसरे सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर, प्रतिजैविक कहलाते हैं। प्रतिजैविक प्रमुखतः जीवाणुओं तथा कवकों से प्राप्त किए जाते हैं, जीवाणुओं से या फिर इनको कवकों से प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे बायोपायरेसी। सर बायोपायरेसी क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा अन्य संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन तथा क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। अगला है जिन चिकित्सा, और लास्ट टिप्पणी वाला प्रश्न है, क्या कहते हैं जिन चिकित्सा किसे कहते हैं, जिन चिकित्सा में आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव शरीर में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वास्थ्य तथा क्रियाशील जीन द्वारा बदला जाता है। इसके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जिनके दोषों का हम लोग सुधार करते हैं और इस रोग के उपचार के लिए जिनकी व्यक्ति की कोशिकाओं या उत्कों में क्या करते हैं हम लोग प्रवेश कराते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, जीनी अभियांत्रिकी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 15 महत्वपूर्ण टिप्पणियां बताया जो कि आपके पेपर में आएगा, तो आपको क्या कर देना है, छाप देना है। और ये मैंने हर एक चैप्टर से लिया, ऐसा नहीं किसी एक चैप्टर से, सभी चैप्टर से मैंने उठाया। इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसको जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।